दोस्तों, हाल ही में एक तेलुगु हॉरर थ्रिलर मूवी रिलीज हुई है जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। IMDb पर उसकी रेटिंग है 8.7, जिससे पता चलता है कि मूवी काफी शानदार होगी। मूवी के फर्स्ट हाफ में आप थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्ट करने लग जाएंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में जाते जाते आपकी सारी प्रिडिक्शंस फेल हो जाएंगी, क्योंकि उसमें आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स आपका दिमाग घुमा देंगे। और दोस्तों, मैंने हाल ही में 2 जबरदस्त मलयालम थ्रिलर मूवीज को भी अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है, इसलिए अगर आपने उन दोनों को नहीं देखा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। खैर, तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है 1 जून 2007 के वक्त से, जहां हम कृष्णापट्टनम गांव को देखते हैं। वहां एक घर के अंदर हम नोटिस करते हैं कि एक छोटी लड़की ने अपने माँ बाप को एक पिन से मार दिया था। साथ ही साथ उसके ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने अपने भाई को भी कहीं छुपा दिया है या मार दिया है, जबकि उस लड़की को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कोई सुराग नहीं मिलता तो उस लड़की को एक अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2023 में, जहां हम दिव्या नाम की एक लेडी को देखते हैं, जिसकी फैमिली में उसका बेटा मदन और उसका हस्बैंड नवीन शामिल है। अब नवीन पेशे से एक नेवी ऑफिसर है, जिसका ट्रांसफर देश में अलग अलग जगहों पर होता रहता है। वो लोग साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इस बीच एक दिन जब नवीन और दिव्या आपस में बात करते हैं तो उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि दिव्या को वापस से कुछ अजीब विजन्स आने शुरू हो चुके हैं। दरअसल बहुत पहले दिव्या का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी और वो अपनी याददाश्त बिल्कुल खो चुकी थी। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात नवीन से हुई और दोनों के बीच प्यार हो गया और फिर उन्होंने शादी कर ली। अब नवीन उस विजन्स वाली बात पर दिव्या को संभालने के लिए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में डॉक्टर से बात करूंगा, तुम ठीक हो जाओगी, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। इस बीच अब वो दिव्या को अपने ट्रांसफर के बारे में बताता है, जो कि कृष्णापट्टनम गांव में होने वाला था। ये वही गांव था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब वो लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनको सिंगल रूम ही मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट फ्लैट्स के अंदर फिलहाल 2 BHK फ्लैट्स खाली नहीं होते। अब ये बात नवीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक वो उसी तरह से काम चलाने का सोचते हैं और बाद में शिफ्ट होने का डिसीजन लेते हैं। अब अगले दिन हम दिव्या को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। इस बीच वो नई जगह पर अपने फोन से ढेर सारी फोटोज को भी क्लिक करती जाती है, लेकिन रास्ते में ही एक हवेली पड़ती है जिसका नाम था वलारी हाउस। अब जैसे ही दिव्या की नजर उस पर पड़ती है तो वो कुछ सोचती हुई वहाँ की भी फोटोज को क्लिक करने लगती है। इस बीच हम उसके बेटे को देखते हैं, जिसके पास अचानक से उस घर के अंदर से एक अंगूठी लुढ़कती हुई आती है और उसको वो उठाकर अपने पास रख लेता है। अब कुछ टाइम तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद में हम दिव्या को देख पाते हैं, जो कि जूस बना रही होती है, और तभी उसको उसकी दोस्त का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए अब वो जूसर को बंद करके अपने रूम की तरफ जाती है। तो उसके जाते ही वो जूसर अपने आप ऑन हो जाता है, जिससे सारा जूस घर में इधर उधर फैल जाता है। अब वो रिंग जो उसके बेटे के पास थी, वो वापस से लुढ़कती हुई इस बार दिव्या के पास पहुंच जाती है, लेकिन फिलहाल वो इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सफाई के दौरान उस रिंग को भी उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। अब उसी रात जब नवीन घर पर आता है तो सभी बैठकर बातें करने लगते हैं, और इसके बाद जब दिव्या रसोई में जाती है तो उसको अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जो कि उसी वलारी हाउस के होते हैं। अब उन विजन्स को देखने के बाद दिव्या बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उस जगह के विजन्स मुझे क्यों आ रहे हैं। इसलिए नवीन आकर उसको संभालता है और शांत करता है। अब अगले दिन हम दिव्या को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को रोज की तरह स्कूल छोड़ने जा रही होती है। इस बीच अचानक उसे कुछ अजीब दिखता है। उसे अपनी और मदन की परछाई के साथ एक और बच्चे की परछाई नजर आने लगती है, जो कि उन्हीं के साथ चल रही होती है। इससे घबराकर जब वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और देखते ही देखते उसका बेटा मदन भी वहाँ से गायब हो जाता है। ये चीज देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम मदन को देखते हैं, जो कि स्कूल में पहुँच गया था और बाहर खड़ा होकर एक बहुत ही क्रीपी बूढ़ी औरत से बात कर रहा था। खैर, बात करने के बाद मदन स्कूल के अंदर चला जाता है। अब रात को जब दिव्या और मदन घर पर होते हैं तो नवीन मदन को कॉल करके बताता है कि आज वो खराब मौसम की वजह से घर वापस नहीं आ पाएगा। इस पर मदन हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है और कहता है कि मैं ये बात माँ को बता दूंगा। वहीं हम दिव्या को देखते हैं, जिसको उसकी दोस्त मैसेज करके पूछती है कि उसने स्टेटस पर वलारी हाउस की फोटोज क्यों लगा रखी हैं।
लेकिन दिव्या ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद वो फौरन अपना फोन चेक करने लगती है, जिसको चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके फोन में सच में किसी ने वलारी हाउस की ढेर सारी फोटोज उसके स्टेटस पर लगा रखी थी। तभी दिव्या को लगता है कि शायद मदन ने ये सब मजाक में किया होगा, इसलिए वो उनको डिलीट करके वापस अपने काम में लग जाती है। अब रात को जब उसका बेटा वापस अपने रूम में आता है तो फोन पर किसी का कॉल आ रहा होता है, लेकिन जब मदन कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से उसे कुछ बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिससे डरकर वो फोन वहीं पर फेंक कर चला जाता है और अपने रूम में जाकर चुपचाप सो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका फोन अपने आप अनलॉक होकर वापस से वलारी हाउस की फोटोज को एज स्टेटस पर लगा रहा है, जो कि काफी क्रीपी था। इससे ये साफ हो जाता है कि इन सारी चीजों के जो तार थे वो कहीं न कहीं वलारी हाउस और इसी गांव से जुड़े हुए थे। अब अगले दिन जब दिव्या अपने फोन को सही करवाने शॉप पर जा रही होती है तो उसको ऑटो में एक पिन मिलती है, जो कि ठीक उसी पिन की तरह लग रही थी जिससे शुरुआत में उस लड़की ने अपने माँ बाप को मारा था। अब जैसे ही दिव्या उसको उठाती है तभी उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो तुरंत ही उस पिन को अपने बैग में रखकर दुकान की तरफ चली जाती है। वहीं हम नवीन को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर से बात करते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी किसी घर का इंतजाम करने को कह रहा था, जिस पर उसका सीनियर उसे आसपास की कोई अपार्टमेंट देखने के लिए कहता है। तभी हमें दिव्या को फिर से दिखाया जाता है, जो कि गांव के लेखपाल के ऑफिस में जाकर वलारी हाउस के बारे में पता करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वहाँ की ऑफिसर पहले उसे कुछ बताने से मना करती है, लेकिन जब दिव्या उसको 500 रुपए देती है तो वो अफसर कहती है कि आपका काम 2 दिनों में हो जाएगा, आप 2 दिन बाद आइएगा। अब वापस ऑटो में बैठकर वो अपने बेटे को स्कूल लेने चली जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि मदन तो उसके पास ही बैठा है और बुरी तरह से खून में लथपथ भी है। ये देखकर उसकी एकदम से चीख निकल जाती है और तेज ऑटो में हलचल की वजह से दिव्या के ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसके सामने मदन और उसका पति नवीन बैठा होता है। लेकिन तभी सभी को पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, क्योंकि वो उन दोनों में से किसी को भी नहीं पहचान पाती। नवीन जब उसकी ये हालत देखता है तो वो काफी परेशान हो जाता है और फौरन डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर बताता है कि दिव्या को मेंटल थेरेपी की जरूरत है, इसलिए वो साइकेट्रिस्ट के लिए रेफर कर देता है, जो कि दिव्या को सही कर सकता था। अब नवीन के पास कोई रास्ता ना होने पर वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद दिव्या के फर्स्ट सेशन के दौरान हम उस साइकेट्रिस्ट को देखते हैं, जिसका नाम रुद्रा था, पर जैसे ही वो दिव्या के पास आता है तो उसको दर्शनी के नाम से पुकारता है। ये नाम सुनकर दिव्या कुछ अजीब सा फील करती है और फिर उसको अपना असली नाम बताती है। इसके बाद रुद्रा कहता है कि मैं तुम्हारा असली नाम जानता हूँ, मैं तो बस तुम्हारी याददाश्त को चेक कर रहा था। अब वहाँ से सीन आता है नवीन और उसके बेटे मदन पर, जहाँ नवीन ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस घर को चेंज करेगा। दरअसल उसने दिव्या के फोन में वलारी हाउस की इमेजेस देखी थी, इसलिए उसे लगा कि दिव्या को वो घर पसंद होगा। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो वलारी हाउस में ही रेंट पर रहेगा, ताकि दिव्या अपने मन के घर में रहकर जल्दी ही ठीक हो सके। हालांकि नवीन के सामने एक दिक्कत थी कि वहाँ के लोगों को ये लगता था कि उस घर में भूतों का वास है, पर नवीन इन सब में नहीं मानता था। इसलिए वो किसी भी तरह से उस इंसान के बारे में पता करता है जिसके नाम पर वो घर था। पूछताछ करने पर उसे वो आदमी मिल जाता है जिसका नाम रामाचंद्रा था। अब जब नवीन रामाचंद्रा के पास जाकर वलारी हाउस में रेंट पर रहने की बात करता है तो रामचंद्रा इस पर मान जाता है, पर वो भी बाकी लोगों की तरह नवीन को भूतों के बारे में वार्न करता है। लेकिन नवीन कहता है कि मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। अब वहीं पर हम वापस से रुद्रा को देखते हैं, जो कि दिव्या के पास जाता है। इस बार भी वो मुलाकात के वक्त दिव्या को दोबारा दर्शनी कहकर बुलाता है, जिस पर दिव्या उसे वापस से करेक्ट करती है और रुद्रा का जवाब भी सेम होता है कि वो बस उसकी मेमोरी को चेक कर रहा था। इस बीच रुद्रा की नजर दिव्या के बैग पर पड़ती है, जिसमें वो पिन रखी हुई थी। अब जब रुद्रा उस पिन को उठाकर दिव्या को देता है तो उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, तो उसी मोमेंट पर अचानक से दिव्या को नवीन और मदन के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। लेकिन इस बीच उसे अपने फर्स्ट एक्सीडेंट से पहले की मेमोरीज याद नहीं थी। अब इस पर रुद्रा बोलता है कि दिव्या की याददाश्त तो वापस आ गई है, लेकिन अभी भी उसको हफ्ते में एक बार उसके क्लिनिक पर आना होगा। इस पर दिव्या भी उसकी बात मान जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद दिव्या को भी पूरी तरह से रिकवर होने पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद जब वो वलारी हाउस पहुंचती है तो वहाँ पर दिव्या को सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है, पर फिर भी वो इन सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं देती।
अब रात में हम देख पाते हैं कि जब वो नहाने के लिए जाती है तो उसके बाथ टब में पड़ा हुआ पानी अचानक से लाल रंग में बदल जाता है, जैसे उसमें किसी ने खून मिला दिया हो। ये देखकर दिव्या काफी डर जाती है और उसको ये लगने लगता है कि उसको पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की जा रही है, पर फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ से बाहर आती है। अब रात में जब वो वापस से बाथरूम में जाती है तो वहाँ पर बाथरूम का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। पहले उसको ये लगता है कि बाहर नवीन है जो कि उससे मजाक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब दिव्या बाहर आती है तो वो देखती है कि नवीन तो चुपचाप बिस्तर पर सो रहा है। अब ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और नवीन को हक करके सो जाती है। फिर अगली रात हम देखते हैं कि जब दिव्या बाहर सामान लेने गई थी तब रास्ते में उसको चूड़ियों का एक ठेला दिखाई दिया था, जिस पर जब वो चूड़ियां लेने लगती है तो वो दुकानदार उसे बहुत ही शॉक्ड होकर घूरने लगता है। इसके बाद दिव्या वहाँ से पास की ही एक टॉय शॉप पर चली जाती है, जहाँ जाकर जब वो एक टॉय लेती है तो वहाँ मौजूद औरत भी उसको अजीब तरह से घूरने लगती है और फिर दिव्या को वो टॉय एक अखबार में लपेटकर दे देती है। अब उस अखबार में उस दिन की न्यूज छपी हुई थी जिस दिन उस लड़की ने, यानी कि स्टार्टिंग वाली लड़की ने अपने माँ बाप को जान से मार दिया था। जब दिव्या उस न्यूज को पढ़ती है तो उसको कुछ अजीब से विजन्स आने लगते हैं, लेकिन तभी उसके पास रुद्रा का कॉल भी आ जाता है क्योंकि दिव्या ने अपना सेशन आज मिस कर दिया था। यहाँ रुद्रा उसे बोलता है कि वो हॉस्पिटल में उसका अभी भी वेट कर रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रुद्रा तो उसी मार्केट में मौजूद था और ये चीज दिव्या भी देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद में रुद्रा उसकी नजर से अचानक भीड़ में गायब हो जाता है। अब उसी रात जब दिव्या सो रही थी तो उसको वापस से वही नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। इस बीच उसको बाहर से एलेक्सा की आवाज आने लगती है जो कि किसी वॉइस को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वॉइस को डिटेक्ट नहीं कर पाती। फिर जब दिव्या बाहर आकर चेक करती है तो वहाँ पर उसको मदन दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी तरह से उसको घूर रहा होता है। साथ ही साथ वो एक रिंग को भी दिखाते हुए बोलता है कि अगर वो उस रिंग को पहन लेगी तो उसको नाइटमेयर्स नहीं आएंगे, जिसको सुनने के बाद दिव्या बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो अब समझ नहीं पाती कि मदन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और उसे उसके कमरे में ले जाने लगती है। लेकिन जब वो मदन को लेकर उसके रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर मदन पहले से ही सो रहा होता है। अपने बेटे को सोता देख वो पीछे मुड़कर देखती है कि आखिर उसके साथ जो है वो कौन है, लेकिन उसके साथ कोई नहीं होता, जिसको देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और उतने में ही वहाँ पर नवीन भी दिव्या को ढूंढते हुए आ जाता है। अब जैसे ही वो नवीन को देखती है तो नवीन उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारा भ्रम है। नवीन से बात करने के बाद दिव्या को ये भी लगने लगता है कि शायद दवाइयों की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अब दिव्या को किसी भी हालत में वलारी हाउस के बारे में सब कुछ जानना है, इसलिए वो लेखपाल से वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है और उनको ठीक से देखने लगती है। यहाँ उसे पता चलता है कि असल में वलारी हाउस रामाचंद्रा के नाम पर है ही नहीं, बल्कि वो किसी दिव्य दर्शनी के नाम पर है, जिसको जानने के बाद जब दिव्या इस बारे में नवीन को बताती है तो दोनों ही रामाचंद्रा के घर पहुँचते हैं। जहाँ जाने पर जब रामाचंद्रा दिव्या को देखता है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बताता है कि दिव्या असल में बिल्कुल अपनी माँ के जैसी लगती है और उसका पूरा नाम ही दिव्य दर्शनी है, जिसको जानने के बाद दिव्या और नवीन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि वो जो रुद्रा था वो भी उसको दर्शनी कहकर बुला रहा था, यानी कि यहाँ पर भी कोई ना कोई राज जरूर था। खैर, अब आगे रामाचंद्रा एक शॉकिंग बात बताता है कि असल में दिव्या उसकी ही भतीजी है, जो कि उसके बड़े भाई राजा राम की बेटी है, जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करते थे। अपने काम से जब वो एक दिन बाहर गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात बाला अंबिका नाम की एक औरत से हुई, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी और मल्टी टैलेंटेड लड़की थी। बाद में उन दोनों को प्यार हो गया था, जिसके बाद ही उन दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद उनकी एक बेटी और एक बेटा हुआ और वही लोग वलारी हाउस में रहा करते थे। साथ ही साथ वो बताता है कि फिर एक दिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ और उसके बड़े भाई और भाभी की मौत हो गई, जिसके बाद दिव्या भी वहाँ से चली गई थी। वहाँ पर असल में जो कुछ भी हुआ था वो बस दिव्या को ही पता था, लेकिन दिव्या अभी के टाइम पर कुछ भी बता नहीं पाती, क्योंकि असल में एक्सीडेंट के बाद उसको अपने पेरेंट्स और किसी भी चीज के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं था। उसका एक भाई भी था, उसे ये भी याद नहीं था। अब क्योंकि दिव्या वापस आ गई थी तो रामाचंद्रा वलारी हाउस के पेपर्स दिव्या को दे देता है और अब दिव्या और नवीन भी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। यानी ये जो घर था वो असल में दिव्या का ही घर था और यहाँ पर अब उसे रेंट देने की कोई जरूरत नहीं थी। अब रात में जब दिव्या काम कर रही थी तो उसकी नजर फिर से उस पिन पर जाती है। अब वो उस पिन को देख ही रही थी
कि तभी अचानक से उसको मदन एक अजीब से सॉन्ग को गाते हुए सुनाई देता है, जिसके बाद दिव्या बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि वो मदन को जान से मारने के लिए पिन उठा लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर नवीन पहुँच जाता है, जो कि फौरन मदन को दिव्या से छुड़वाता है और दिव्या को एक थप्पड़ भी मार देता है। फिर जब वो होश में आती है तो रोने लगती है, क्योंकि उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। अब दिव्या से थोड़ी देर बात करने के बाद नवीन उसका मूड सही कर देता है, तो फिर वो मदन के पास जाता है, जो अपनी माँ की इस हरकत से डरकर अपने रूम में भाग गया था। लेकिन जब नवीन उसके रूम में पहुंचता है, तब तक उसके बेटे को खतरनाक दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको देखते ही नवीन तुरंत ही उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही दिव्या भी उसके साथ आने की कोशिश करती है, तभी वलारी हाउस के गेट अपने आप बंद हो जाते हैं। एक बार तो नवीन जैसे तैसे गेट खोल देता है, लेकिन जैसे ही दिव्या वापस से बाहर जाने की कोशिश करती है, तो फिर से सेम चीज होती है, दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। इसलिए दिव्या अभी फिलहाल के लिए नवीन को अकेले ही जाने के लिए कह देती है कि मदन की तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए तुम उसको लेकर जाओ। इसके बाद वो खुद घर पर ही रुक जाती है, जैसे ये घर उसे वहीं पर रोक कर रखना चाहता हो। अब नवीन के जाते ही वापस से वहाँ पर अजीब सी क्रीपी चीजें होना चालू हो जाती हैं। वहाँ की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती हैं। साथ ही साथ तभी वो अंगूठी वापस से लुढ़कते हुए दिव्या के पास आ जाती है। अब जैसे ही दिव्या उसको देखती है, तो इस बार वो उसे पहनने का डिसाइड करती है। उसको पहनते ही उसको पास्ट के सारे विजन्स आने लगते हैं और उसे अपने एक्सीडेंट से पहले के समय के बारे में भी सब कुछ याद आने लगता है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम दिव्या को उसकी माँ के साथ देख पाते हैं, जहाँ पर दिव्या के 13 साल के हो जाने की वजह से उसके माता पिता एक बहुत ही बड़ा सा फंक्शन करवाते हैं और उसके लिए ही वो लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए जाने वाले थे। इस बीच वो दिव्या से अपने भाई अंकन के साथ रहते हुए उसका ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अंकन को अक्सर दौरे आया करते थे। इस पर दिव्या मान जाती है कि वो अपने भाई का घर पर ख्याल रखेगी। लेकिन तभी हम वहाँ पर उसके पिता राजा राम को भी देख पाते हैं, जिसे देखकर हम जान पाते हैं कि असल में वो साइकेट्रिस्ट रुद्रा कोई और नहीं बल्कि राजा राम ही था, जिसकी आत्मा दिव्या की हेल्प करने के लिए आया करती थी और इसीलिए वो दिव्या को दर्शनी कहकर पुकार रहा था। यही वजह थी कि उस दिन वो बाजार से गायब हो गया था, क्योंकि वो एक आत्मा थी। खैर, अब दिव्या के माता पिता रिश्तेदारों को न्योता देने के लिए निकल जाते हैं और तभी अंकन यानी कि दिव्या का छोटा भाई खेल खेल में अपने घर में मौजूद एक सेफ को खोलने की कोशिश करने लगता है, जो कि बहुत ही पुराना सेफ था। उसको खोलने के लिए एक पेपर की मदद लगती थी, जिसमें उसको खोलने के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। इस बीच दिव्या भी अपने भाई का ख्याल रखते हुए खुद भी अकेले में खेल रही थी। तभी उस समय अचानक से वहाँ पर उसका गेट नॉक होता है। गेट खोलने पर पता चलता है कि वहाँ पर रामाचंद्रा आया था, जिससे डरकर वो दोनों बच्चे इधर उधर छुप जाते हैं, क्योंकि असल में रामाचंद्रा दोनों को ही सेक्सुअली अब्यूज करता था। जब वो अंकन को ढूंढ लेता है तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उधर दिव्या डर के मारे बाथरूम के टब में जाकर छुप जाती है। इस बीच अंकन को दौरे पड़ने लगते हैं। साथ ही साथ रामाचंद्रा को बाला अंबिका और राजा राम की आवाजें भी आने लग गई थी, जो कि घर पर लौट आए थे। अब डरकर रामाचंद्रा तुरंत ही अंकन को उसी शेफ में छुपा देता है जिसके साथ अंकन खेल रहा था। पर इतने में ही बाला अंबिका अंदर आ जाती है, जिसने सब कुछ देख लिया था। उसको ये सब देखकर समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ पर क्या चल रहा था, इसलिए वो रामाचंद्रा के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी रामाचंद्रा भी उसके ऊपर अपने पास मौजूद डैंगर नाइफ से हमला करता है, जिससे कि बाला अंबिका मौके पर ही मारी जाती है। इसके बाद रामाचंद्रा उस शेफ को भी बंद कर देता है और तभी हमें दिव्या को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में वही पिन होती है जिसको हम मूवी की शुरुआत से देखते आए हैं। वो उस पिन की मदद से बाथरूम के दरवाजे को खोलती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, वैसे ही रामाचंद्रा उसको पकड़कर उसको भी मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर राजा राम आ जाता है और अब रामाचंद्रा से बचने के लिए जब दिव्या अपने पिता की तरफ सीढ़ियों से जाने लगती है, तो रामाचंद्रा उसको धक्का दे देता है, जिससे कि दिव्या के हाथ में मौजूद जो पिन थी, जो उसके पिता राजा राम की आंख में घुसते हुए उसके दिमाग को पार कर जाती है और उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस दौरान दिव्या को भी सर पर चोट लग जाती है, जिससे वो उसके पास्ट का सब कुछ भूल जाती है। अब रामाचंद्रा सबके सामने अपनी कहानी बना देता है कि दिव्या ने ही अपने पेरेंट्स की जान ली है और साथ ही साथ अपने भाई को भी कहीं पर छुपा दिया है। अब क्योंकि रामाचंद्रा ने उसको सेफ में बंद कर दिया था, इसलिए उसको कोई ढूंढ नहीं पाया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। खैर, प्रेजेंट में जब दिव्या को सब कुछ याद आता है,
तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर दिव्या को अपने पिता राजा राम और अपने भाई अंकन की आवाजें आने लगती है, जो कि उसको समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें दिव्या की गलती नहीं थी। अब वो डिसाइड करती है कि वो रामाचंद्रा को उसकी गलतियों की सजा देगी। इतने में ही वहाँ पर उसका पति नवीन भी आ जाता है, लेकिन उसके साथ उसका बेटा मदन नहीं होता। अब दिव्या के पूछने पर नवीन बताता है कि उसने मदन को रामाचंद्रा के पास छोड़ दिया है ताकि वो दिव्या की हरकतों से ना डरे। जिसको सुनने के बाद दिव्या गुस्से में अकेले ही रामाचंद्रा के घर कार से जाने लगती है। वहीं हम रामाचंद्रा को भी देखते हैं, जो कि इस उम्र में भी मदन के साथ भी सेम जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी दिव्या वहां पहुंच जाती है, जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है। अब रामाचंद्रा भी सब कुछ कबूल कर लेता है, लेकिन दिव्या के लिए इतना काफी नहीं था। अब वो रामाचंद्रा को उसके गुनाहों की सजा देने के लिए बांध देती है और उसको पकड़कर उसी सेफ के पास लेकर जाती है जिसके अंदर उसने अंकन को बंद किया था। और अब वो सेफ भी रामाचंद्रा के ऊपर गिर पड़ता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी कि यहाँ पर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स यानी अंकन की आत्मा और उसके पिता की आत्मा यहाँ पर थी, जिसके चलते दिव्या को सब कुछ याद आ गया और उसने अपना बदला लिया। और दोस्तों, यही होता है इस शानदार मूवी का दी एंड। दोस्तों, मूवी ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने स्टोरी के उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है जो मेजर वैल्यू रखते थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। और हाँ, मेरे हॉलीवुड और सीरीज वाले चैनल का लिंक नीचे है, तो एक बार उसको भी चेकआउट कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।